नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे प्रदेश में जो है वो महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और अभी भी मनाया जा रहा है। खासकर मंडी में जो है छोटी काशी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भव्य आयोजन जो है वो महाशिवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो वहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में आज महाशिवरात्रि का यह त्यौहार बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। आज के प्रमुख समाचारों पर चर्चा करें तो कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर क्या रणनीति है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र जो कल शुरू होगा वो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और बजट सत्र इस बार जो है वो चलेगा तो नियमों के साथ, मगर इस बार प्रक्रिया जो है वो इसकी कुछ बदली हुई नज़र आएगी। जैसे पुराने डर्रे पे जिस तरह से चलता था कई सालों से, बजट सत्र की जो नियमावली थी उसके अनुसार ही वो चलता था, लेकिन इस बार नियम तो वही रहेंगे परंतु प्रक्रिया जो है वो कुछ बदली जाएगी, क्योंकि चरणबद्ध ढंग से जो है वो बजट सत्र का आयोजन पहली बार जो है वो देखने में आएगा। खुद विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मानते हैं कि नियमों में प्रावधान तो पहले से इसमें शुमार है, मगर जो प्रक्रिया इस बार अपनाई जाएगी, इस बार होगी, वो पहली बार ही जो है वो होने वाली है। माना जा रहा है कि पहले दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का अभिभाषण होगा, लेकिन इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो कब लाया जाएगा ये अभी तक जो है वो कहा नहीं जा सकता। आज एक प्रेस वार्ता थी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की और उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के जो है वो अलग अलग हिस्से होंगे, चरणबद्ध ढंग से ये बजट सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा। और अभी तक जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो पहले दिन में जिस तरह से बजट सत्र में आमतौर पर होता है वो जरूर किया जाएगा, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव जो अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव होगा उसको लेकर फिलहाल गफलत है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से उस पर कोई भी जानकारी जो है वो नहीं आई है। अभी तक इस संबंध में सरकार की ओर से जो एक मोशन लाया जाता है वो मोशन अब तक जो है वो नहीं लाया गया है। तो पहले चरण में ये सत्र जो है वो 3 दिनों का रखा गया है, यानी 16, 17 और 18 ये 3 दिनों में जो है वो बजट सत्र अभी होगा। जिससे आगे भी जो है वो इसको बढ़ाया जा सकता है, मगर वह तभी होगा जब सरकार इस पर जो है वो आगे और ज़्यादा बिजनेस जो है वो विधानसभा को प्रदान करेगी। फिलहाल 3 दिनों तक ही ये सदन की कार्यवाही यहाँ पर चलेगी, क्योंकि बिजनेस ही जो है वो उतना ही जो है वो बिजनेस अभी तक सरकार की तरफ से विधानसभा सचिवालय को मिला है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहले दिन विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, लेकिन उसके अगले दिन यानी मंगलवार को आरडीजी पर जो है वो सरकार चर्चा लाएगी। बेशक आरडीजी के मामले में विशेष सत्र का आयोजन सरकार चाहती थी, वो नहीं हो सका, लेकिन सरकार इस बजट सत्र के शुरुआत में ही आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान पर विशेष चर्चा लाने जा रही है। सरकार की ओर से नियम 102 के तहत जो है वो प्रस्ताव दे दिया गया है और माना जा रहा है कि मंगलवार को सुबह सदन में इस पर चर्चा जो है वो सरकार की तरफ से लाई जाएगी। हालांकि विपक्ष इस पर जो है वो हमलावर जरूर रहेगा, हल्ला जरूर करेगा, मगर सरकार चाहेगी कि आम सहमति से जो है वो केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव जो है वो यहाँ विधानसभा से भेजा जाए, जिसमें डिमांड की जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो राजस्व घाटा अनुदान है इसे बहाल रखा जाए, आरडीजी को बंद ना किया जाए। यहाँ पर कांग्रेस की ओर से पूरी रणनीति जो है वो इस संबंध में बनाई जाएगी। यहाँ पता चलेगा इस सत्र के दौरान, इस विधानसभा की बैठकों के दौरान, कि आरडीजी पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या वो चाहती है। क्या भाजपा आरडीजी को बंद होने के जो है वो खिलाफ है, या फिर इसके समर्थन में है, या केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। यहाँ बड़ा पटक्षेप जो है वो इसी बजट सत्र के दौरान होगा, जिससे राज्य में राजनीतिक माहौल जो है वो आगे के लिए, भविष्य के लिए जो है वो तैयार होगा। आने वाले समय में राजनीतिक मंचों पर कांग्रेस और भाजपा इस मामले पर जमकर राजनीति करेंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। मगर मसला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हितों का है और देखना होगा कि हिमाचल के हितों में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार का साथ देती है या फिर नहीं। तो ये एक बड़ा खुलासा इस बजट सत्र के दौरान होगा और काफ़ी गहमा गहमी भरा ये
बजट सत्र जो है वो रहने वाला है। तो कल जब इसकी शुरुआत होगी उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वो बैठक करेंगे। 12:15 बजे यह बैठक जो है वो होगी विधानसभा के सचिवालय में और विधानसभा परिसर में, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल रहेंगे। यहाँ सत्र की आगामी कार्यवाही को लेकर जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। वैसे बता दें कि विपक्ष इस सत्र के दौरान हमलावर रहने वाला है, परंतु सरकार भी पूरी तरह से जो है वो तैयार है और आरडीजी समेत प्राकृतिक आपदा में मदद के मुद्दे पर वह कांग्रेस विधायक दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं। तो कल भारतीय जनता पार्टी की भी विधायक दल की बैठक सुबह होगी और हो सकता है कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो और उन्हीं में जो है वो रणनीति बनेगी कि आगे जो है वो क्या करना है और किस तरह से आगे जो है वो चलना है। वहीं विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो कर्मचारियों पर अवमानना का जो केस पिछले साल सचिवालय के कुछ कर्मचारी नेताओं पर सरकार के एक मंत्री ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इस पर विधानसभा को अब तक मुख्य सचिव की ओर से जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि मामले को एक तरह से जो है वो रफा दफा कर दिया गया है, मगर फिर भी अभी इस पर जो है वो निर्णय होना लंबित है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज बताया कि जवाब मिलने के बाद आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। इस लंबित मामले में जवाब का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। मुख्य सचिव को लिखा गया था लेकिन वहां से अब तक जो है वो जवाब नहीं आया है। एक और बड़ा मामला इस विधानसभा सत्र के दौरान रहेगा कि राज्यसभा में कौन जाएगा हिमाचल प्रदेश से। इस बार विधानसभा के इसी सत्र के दौरान राज्यसभा सीट के लिए भी जो है वो चुनाव होना है। इसे लेकर धुकधुकी जो है वो बढ़ी हुई है। खासकर कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। बताया जाता है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और आला नेताओं से उसी मुद्दे पर जो है वो चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है और मार्च महीने में राज्यसभा के लिए जो है वो चुनाव यहां पर करवाया जाना है और कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार की तरह इस बार जो है वो घटनाक्रम वैसा ना हो जाए और आसानी से कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा में चला जाए। पिछले साल भी ऐसा ही एक चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जिसने राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बदल दी थी, जिसके बाद प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव तक जो है वो विधानसभा के जो है वो यहाँ पर करवाने पड़े थे। सरकार पहले की तरह मजबूत है, हालांकि अभी भी मजबूत है, मगर फिर भी चर्चाओं ने जो है वो जोर पकड़ लिया है। आम आदमी में ये चर्चा हो रही है कि इस बार राज्यसभा के सीट के चुनाव पर जो है वो क्या होगा। तो कांग्रेस सरकार किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है ये देखना होगा और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्दी ही दिल्ली जाएंगे और अपने केंद्रीय नेताओं के साथ वहां पर मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे कि राज्यसभा का उम्मीदवार आखिर कौन होना चाहिए और किस तरह की रणनीति यहां पर अपनाई जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को नए रोजगार के एक द्वार खुलने जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में 152 क्रच सेंटर खोलने का जो है वो फैसला लिया है और इन क्रच सेंटरों की जिस जगह पर ये स्थापित किए जाएंगे उसके फीडर एरिया में ही महिलाओं को जो है वो रोजगार दिया जाएगा। जल्दी ही यहाँ महिलाओं को जो है वो रोजगार इसमें प्राप्त होगा, लेकिन अहम बात यह है कि गरीब महिलाओं से जो है वो आवेदन लिए जाएंगे क्योंकि इसके लिए सरकार ने परिवार की वार्षिक आय जो है वो 50,000 रुपये जो है वो सीमित रखी है। लिहाजा गरीब से गरीब महिला को यहाँ पर इन क्रच सेंटर के फीडर एरिया में जो है वो रोजगार हासिल होगा। तो जल्दी ही इनसे आवेदन लेकर आगे की प्रक्रिया जो है इसमें शुरू कर दी जाएगी। वहीं संसाधन जुटाने की अगर हम बात करें तो माइनिंग के लिए नए रूल यहाँ पर बनाए जाएंगे। संसाधन जुटाने के लिए सरकार माइनिंग के नियमों में और परिवर्तन जो है वो कर सकती है। इस पर उद्योग विभाग ने अपना जो है वो प्रयास शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है और जल्दी ही कुछ ऐसे रास्ते निकालने की कोशिश होगी जिससे सरकार की आमदनी में जो है वो यहाँ पर इजाफा हो सके। तो नई माइनिंग साइट्स को जो है वो खोलने की दिशा में भी सरकार काम करना चाहती है, जिसका पता आगामी बजट में चलेगा कि किस तरह के नए निर्णय जो है वो सरकार ने इस दिशा में लिए हैं। सब्सिडी के लिए 1000 आवेदन आए हैं। आपको बता दें सरकार ने सरेंडर बस रूटों पर युवाओं से सब्सिडी आधारित योजना में आवेदन मांगे थे।
बताया जाता है कि 350 रूटों के लिए ये आवेदन जो है वो मांगे गए थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा आवेदन जो है वो प्रदेश सरकार को मिल गए हैं। इनको सरकार 30% तक जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि एचआरटीसी के जो घाटे के या सरेंडर रूट हैं इनकी जो है वो बहाली हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। सब्सिडी की इस योजना के लिए आवेदनों की तारीख फिलहाल 18 फरवरी तक जो है वो बढ़ाई गई है। इसके बाद सरकार इस पर फैसला लेगी कि किस तरह से इस योजना को जो है वो प्रदेश में आगे बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के जो चश्मे हैं जहाँ पर वहाँ से भी बिजली उत्पन्न होगी। प्रदेश में जियोथर्मल बिजली के उत्पादन की दिशा में जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में 5 स्थानों पर गर्म पानी के चश्मे हैं जहाँ पर जियोथर्मल का उत्पादन हो सकता है। ये बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने एक कंपनी के साथ इस पर समझौता कर लिया है। और आपको बता दें, प्रदेश के मणिकरण, तत्तापानी, मनाली के वशिष्ठ, रामपुर से आगे टापरी में और रिकांगपिओ से आगे थोपन में भी जो है वो ऐसी संभावनाएं देखी जा रही हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के चश्मे हैं। अब इससे बिजली पैदा करने पर भी जो है वो विचार किया जा रहा है। पंचायतों के फंड की बात करें तो प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और वहां पर प्रशासक काम कर रहे हैं। 31 मई से पहले पंचायतों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार हिमाचल में होंगे। मगर अहम सवाल ये है कि इन पंचायतों को या फिर शहरी निकायों को पैसा कब मिलेगा। जो 15वें वित्त आयोग की ग्रांट थी वो अभी जनवरी, फरवरी और मार्च की कब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर समय पर चुनाव जो है वो नहीं हुए हैं। लिहाजा इनकी ग्रांट फिलहाल अभी जो है वो शायद ही मिल पाए, क्योंकि इसमें जो है वो नियम है कि चुनी हुई जो है वो पंचायत या संस्था होनी चाहिए। वित्त आयोग की रिपोर्ट जो अगला 16वां वित्त आयोग है वो अप्रैल महीने में लागू होगी। लेकिन पुराने वित्त आयोग की ग्रांट को लेकर जो है वो अभी सवाल खड़े हैं कि इन पंचायतों को या शहरी निकायों को वो ग्रांट मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, जहां पर प्रशासक लग चुके हैं। कर्मचारी चुनावों को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से आया है। सरकार के एक आदेश जो है वो इस संबंध में जो है वो सामने आए हैं। सरकारी कर्मचारियों की ओर से विभिन्न निकायों और कर्मचारी संगठनों में चुनावी पद धारण करने के मामलों पर सरकार ने सख्त रुख जो है वो अपनाया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल के दौरान किसी भी चुनावी पद पर अधिकतम 2 कार्यकाल या कुल 5 वर्ष में से जो भी पहले हो उससे अधिक नहीं रह सकेगा। निर्देशों में केंद्र सरकार के वर्ष 2019 और 2020 के दिशा निर्देशों और 3 जून 2022 के कार्यकाल ज्ञापन का हवाला भी जो है वो दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी बोर्ड, निगम, स्वायत्त निकाय या कर्मचारी संगठन के चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसे प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जो है वो अनिवार्य होगा। बिना पूर्व स्वीकृति के चुनाव लड़ना या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक पद पर बने रहना सेवा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये सरकार की तरफ से कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी नेताओं को लेकर एक आदेश आए हैं, जिसमें ये भी देखा गया है कई बार कि एक ही कर्मचारी नेता बार बार जो है वो उस संस्था का अध्यक्ष बना रहता है और कई सालों तक अध्यक्ष बन रहे हैं, कोई महासचिव बन रहे हैं। तो उन्होंने इन संस्थाओं पर जो है वो, इन संगठनों पर जो है वो कब्जे जमाए हुए हैं। तो ऐसे कर्मचारी नेताओं को वहां से अब हटाया जाएगा और एक तय अवधि होगी जिसके बाद वो इस संगठन में किसी ओहदे पर जो है वो नहीं रह सकेंगे। अन्य खबरों की बात करें तो कांगड़ा में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जो है वो नया एक प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कांगड़ा के नड्डी में एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन जो है वो बन रही है। अब इसका फैसला जो है सरकार ने ले लिया है। ये जिप लाइन परियोजना करीब 4.3 किलोमीटर जो है वो लंबी होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपए है। यह जिप लाइन धर्मशाला के नड्डी व्यू पॉइंट पर विकसित की जाएगी, जो अपने विहंगम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस परियोजना में 4 स्टेशन होंगे। गलू, बलगांव, नड्डी और मैगी पॉइंट जो है वो खड्ड समापन बिंदु जो है वो इसका रखा गया है। ये परियोजना पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करने के साथ साथ धौलाधार पर्वतमाला की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देगी। इस परियोजना को 36 माह की अवधि में जो है वो पूरा करने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। मेडिकल कॉलेजों को पैसे की घोषणा की गई है। प्रदेश भर में सुलभ एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण वाली स्वास्थ्य
सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की व्यापक स्वास्थ्य आधुनिकीकरण पहल के प्रथम चरण में 1617 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस निवेश के तहत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, सुपर स्पेशलिटी केंद्रों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। ये परियोजना 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2031 तक प्रदेश में लागू की जाएगी। कुछ हादसे भी आज महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान हुए हैं। आपको बता दें, रिहायशी इलाके में गैस रिसाव हुआ। हमीरपुर में भोरंज के बस्सी क्षेत्र में रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका जो है वो देखने को मिला है। दरअसल खाना बनाने के दौरान सिलेंडर बदलते समय जो है ये हादसा हुआ। इस जोरदार धमाके की चपेट में आने से मां और बेटा जो है वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। विस्फोट इतना ताकतवर था कि रसोई घर के दरवाजे उखड़ गए और खिड़कियों के शीशे तक जो है वो चकनाचूर हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के समय रसोई में मौजूद इंद्रजीत डोगरा और उनकी माता सुनीता आग की चपेट में जो है वो आ गए। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए और घायलों को राहत पहुंचाते हुए तुरंत अस्पताल में उन्होंने भर्ती करवाया है। वहीं थुनाग में एक सड़क हादसा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर थुनाग क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई बताई जा रही है। यह हादसा लंबा थाच कलहणी सड़क पर बुनाली धार के निकट तड़के करीब सुबह 4 बजे हुआ है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त जीप का नंबर HP 655148 है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक इतनी सुबह कहां जा रहे थे। हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान जो है वो मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय ऋत्विक ठाकुर, 17 वर्षीय सुनील और 18 वर्षीय ईशान के रूप में जो है वो हुई है। वहीं 18 वर्षीय कुशाल गंभीर रूप से घायल है। सभी युवक सराज क्षेत्र के केलोधार और आसपास के गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं पांवटा साहिब में जो है वो गीजर चालू करते समय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक किराए के कमरे में रहता था, जिसकी उम्र 27 साल और नाम निखिल चौहान जो है वो बताया जा रहा है। ये घटना पिछले कल रात की जो है देर रात की बताई जा रही है। अब बात करते हैं प्रदेश में मौसम की। तो बारिश और बर्फबारी की संभावना का पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। 17 फरवरी से मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो इसकी ज़्यादा संभावना है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई है। ये पूर्वानुमान 17 और 18 फरवरी के लिए है, जिसके बाद मौसम हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से साफ हो जाएगा। अभी भी अगर हम मौसम की बात करें तो दोपहर में जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो धूप इन दिनों में भी खिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है और गर्मी का एहसास भी जो है वो हल्का हल्का दोपहर के समय में होने लगा है। अगर शिमला की बात करें तो सुबह और शाम की ठंड जो है वो शिमला में रही है। दोपहर में बिल्कुल भी ठंड यहाँ पर इन दिनों में जो है वो महसूस नहीं की जा रही है। टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन अगर बर्फबारी हो जाती है तो एक बार फिर से पर्यटक जो है वो बड़ी तादाद में हिमाचल की सैरगाहों में इसका आनंद उठाने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।